विभांशु, सबसे पहले तो आपका यहाँ पर स्वागत है। विभांशु, मैं चाहूंगा कि एक बार हमारे सभी स्टूडेंट्स को थोड़ा सा अपने बारे में ब्रीफ करो। जस्ट गिव योर ब्रीफ इंट्रोडक्शन, राइट? यस विभांशु। हाय एवरीवन, मेरा नाम विभांशु शर्मा है। मैंने इस साल जेईई एडवांस क्रैक किया है और आईआईटी धनबाद में सीएसई लेके एडमिशन लिया है। मेरी जेईई मेंस में परसेंटाइल 99.83 थी और जेईई एडवांस में मेरी रैंक 2149 थी ऑल इंडिया में। और मैंने 2 साल अपने सीपी से ही तैयारी की है, 11+12। बहुत बढ़िया विभांशु। तो बहुत बहुत बधाई हो सबसे पहले तो तुम्हें इस अचीवमेंट के लिए। चलिए, कुछ और बातें हम करते हैं जो बच्चों के रेगुलर क्वेरीज आती हैं। अब मैं उन टॉपिक्स पर आता हूँ। बच्चे पूछते हैं कि सर, पढ़ाई कैसे करना चाहिए, मतलब कोई टाइम टेबल बनाकर काम करना चाहिए या कोई भी सब्जेक्ट कैसे भी पिक कर लेना चाहिए इंटरेस्ट के बेस पर, कि भाई सुबह उठकर बैठे पढ़ाई करने के लिए और एक सब्जेक्ट उठा लिया और काम करना शुरू कर दिया, या कोई स्पेसिफिक टाइम प्लानिंग के साथ चलना चाहिए। तो वो जो तुम किया करते थे वो एक बार अपने स्टूडेंट्स को हमारा बताओ। एक्चुअली में मैं कोई फिक्स टाइम टेबल या फिर हर सब्जेक्ट को कितना कितना देना है उस हिसाब से डिसाइड करता नहीं था। हम्म। एक आइडियल चीज़ तो है कि अपन को सुबह में केमिस्ट्री करनी है जिसमें याद करने वाली चीज़ें हो, और बाकी हम्म। दोपहर और शाम को आप अपना फेवरेट सब्जेक्ट लो क्योंकि उस वक्त आपको नींद आ सकती है। और दोपहर में आप कैलकुलेटिव सब्जेक्ट जैसे मैथ्स या फिर फिजिक्स में जहाँ पे कैलकुलेशन ज़्यादा आती है वो ले सकते हो। पर हम्म। सबसे आइडियली यही है कि सुबह आपको केमिस्ट्री लेनी है। मैं मेरा बताऊं तो मैं ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं रखता था। हाँ, एग्ज़ाम से पहले जब मेरे को इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक अच्छे से करनी थी तो मैंने उससे कुछ महीने पहले शुरू शुरू में मतलब दिन के शुरू में केमिस्ट्री करना शुरू कर दिया था। लेकिन मेरा ऐसा कुछ होता नहीं था। मेरा पढ़ने का तरीका ये था कि आज मैं अपना टारगेट बनाऊंगा कि मेरे को ये काम करना है इस सब्जेक्ट में ये और उन सब में ये, और हम्म। उसको एक पेन और पेपर पे लिख लूंगा और हम्म। उसको है ना अपने पढ़ने के जस्ट साइड में लिख दूंगा, रख दूंगा। और उसके बाद में मैं शुरू हो जाऊंगा उसको करने में। और उसके बाद उसको करने में चाहे से 8 घंटे लगे, 10 लगे, 12 लगे या 14 लगे, उसको मैं करके ही सोऊंगा। ये होता था मेरा डिटर्मिनेशन। ऐसी कोई टाइम प्लानिंग नहीं होती थी कि मेरे को बीच में इतना ब्रेक लेना है वो लेना है। मैं उठते ही सबसे पहले वो बनाता था और रात को सोने से पहले उसको कंप्लीट करके सोता था बस। बिल्कुल सही है, बहुत ही बढ़िया। जो भी स्टूडेंट्स अभी सेशन को देख रहे हैं ना, मैं उन्हें दो बहुत मेजर पॉइंट्स हिमांशु ने टच किए हैं। नंबर वन, कि घंटे कितने हो रहे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि आपने काम कितना करना है। आपको ये प्लान है, आप प्लान घंटों के हिसाब से नहीं करते हो कि मुझे 8 घंटे पढ़ना है, मुझे 10 घंटे पढ़ना है, मुझे 12 घंटे पढ़ना है। मुझे इतना काम आज आज में पूरा करना है, फिर वो चाहे 10 घंटे में हो, फिर वो चाहे 12 घंटे में हो, लेकिन मुझे ये कंप्लीट करना है। तो ये बहुत बढ़िया लर्निंग है जो मैं चाहता हूं कि विभांशु ने जो अपने अंदर अपने इम्प्लीमेंट करने में डाला इन सब चीजों को, वो स्टूडेंट्स जरूर उसको एक्नॉलेज करें और उसको मतलब अपनी वर्किंग अप्रोच में लेकर आए। दूसरा एक और बहुत अच्छा पॉइंट विभांशु ने बोला कि मॉर्निंग में जब आप सोकर उठते हैं तो एकदम फ्रेश होते हैं और उस टाइम पर आप किसी भी चीज को ज्यादा अच्छे से ग्रैस्प कर सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं, है ना। आपके ऊपर कोई थकान नहीं होती है। तो ऐसे टाइम पर आपने जैसे केमिस्ट्री को पिक किया, और क्योंकि उसमें कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको लर्न करनी होती हैं, मेमोराइज करनी होती हैं, है ना। उसके बाद फिर जब आपको रात को वो सब्जेक्ट उठाना चाहिए जो आप मतलब आपको कभी भी बिठा दिया जाए, मतलब आप अगर थके हुए भी हो, आपका इंटरेस्ट भी कम हो रहा हो, आपको नींद भी आ रही हो, तो भी आप वो काम करने बैठ जाएं। लिखने का काम, पेन पेपर लेकर काम करना, न्यूमेरिकल सॉल्व करना, मतलब ऐसी चीजें, ताकि आप अपने डे को और थोड़ा प्रोलॉन्ग कर सकें और ज्यादा टाइम अपनी स्टडीज पर दे सकें। राइट। तो चलिए, ये बहुत अच्छा एक आंसर था जो विवांशु ने अभी आपको दिया है। मैं अब एक और चीज बोलना चाहूंगा। विवांशु, जैसे मतलब हम स्टूडेंट्स को बोलते हैं, तुम्हें भी मैंने बोला था कि भाई नोट्स जरूर बनाने चाहिए। तो नोट्स का क्या तरीका तुमने फॉलो किया? नोट्स कैसे बनाए? शॉर्ट नोट्स की क्या स्ट्रैटेजी रखी? कैसे तुमने नोट्स को प्रिपेयर किया और उनसे तुम्हें कितनी हेल्प मिली? सर, ऑनलाइन में अपन को सारे जो नोट्स है लेक्चर में लिखे हुए वो अपन को पीडीएफ फॉर्म में मिल जाते थे। बिल्कुल। तो मैं अपनी बेसिक जो नोट्स जो लंबे चौड़े की लेक्चर 1 से लेके लास्ट लेक्चर तक बनाने होते वो नहीं बनाता था क्योंकि मेरी हम्म। सारी चीज़ें कंप्यूटर पे रहती थी। बिल्कुल। मैं उनको कंप्यूटर से ही पढ़ता था स्क्रीन से। उसके बाद में क्वेश्चन सॉल्व करता था अपने हिसाब से जितने करने होते थे। फिर हम्म। जब मेरा चैप्टर एंड हो जाता था तो हम्म। मैं 2 to 3 या फिर कहीं कहीं में कम या ज़्यादा इतने पेजेस के शॉर्ट नोट्स बनाता था जिसमें हर एक्सीलेंट। कंसेप्ट हो, हर चीज़ वो हो, हम्म। हर अलग अलग प्रकार के जो क्वेश्चन मैंने देखे वो हो। और
ये मेनली मेरा होता था बाकी बाद के बैकअप के लिए कि अब मेरे को वो चीज़ रिवाइज़ करनी है तो पहले मैं ये पढ़ूँगा, फिर आगे बढ़ूँगा। तो बिल्कुल सही जो है। 3-4 घंटे का मेरा टाइम होता था नोट्स बनाने का, वो मैंने ऑनलाइन के वजह से बच गए वो मेरा टाइम। बहुत ही एक्सीलेंट, बहुत ही सही बात है। मतलब सब कुछ आपके पास है और साथ में शॉर्ट नोट्स आपने बना लिए, तो वो शॉर्ट नोट्स आपको क्विक रिवीजन में हेल्प कर देते हैं और ज्यादा टाइम दिया क्वेश्चन सॉल्व करने पर। डिटेल में जिस चीज को क्विक रिवीजन से आप नहीं कवर कर पाए और आपको लगा डिटेल में पढ़ना है, तो उसको आप जो डिटेल नोट्स आपके पास पीडीएफ में होते ही हैं, ऑनलाइन होता ही है, तो उसमें आपने वहां पर बैठ के पढ़ाई कर ली। राइट। अच्छा, यस सर। अब जैसे एक और बहुत अच्छी बात निकल कर आई है कि अभी पिछले दिनों तुमने भी अपनी 12th तो पूरी की पूरी ऑनलाइन पढ़ी है, 11th में भी काफी पीरियड तुम्हारा ऑनलाइन में गया। तो ऑनलाइन स्टडीज को लेकर जैसे कई बार बच्चों को ऐसा लगता है कि ऑनलाइन पढ़ने के तरीके में हम मतलब उतना अच्छे से कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, घर पर रहते हुए क्या आईआईटी की तैयारी की जा सकती है, लेकिन तुमने करके दिखाया, है ना। तो तुम उन बच्चों में से एक हो जिन्होंने करके दिखाया और कंप्यूटर साइंस जैसी ब्रांच ली है। तो तुम्हें मतलब कैसा लगा कि ऑनलाइन तरीके से पढ़ाई कैसे करनी चाहिए और इसमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का कितना रोल है? क्या डिफरेंस है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में कोई डिफरेंस आता है क्या? या तुम्हें बेसिकली ऑनलाइन पढ़ने, जब आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो तो किन बातों का स्पेशली ध्यान रखना चाहिए ताकि आप अपना बेस्ट आउटपुट ला सको और बच्चों को मतलब उससे जो एडवांटेज मिले, जो हेल्प मिले, वो जरूर शेयर करो। एक्चुअली में जब लॉकडाउन लगा तो मेरे को भी काफ़ी दुःख हुआ था कि शुरू-शुरू में कि अपन को अब ऑनलाइन पढ़ना पड़ेगा, ऑफलाइन क्लासेस नहीं होगी, दोस्त नहीं होंगे। पर जैसे-जैसे क्लासेस होने लगी, तो मेरे को पता चला कि ऑनलाइन के फ़ायदे हैं जो ऑफलाइन से थोड़े से ज़्यादा ही हैं। ग्रेट। कंडीशन कि आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन हो, डिस्ट्रैक्शन भी ज़्यादा है ऑनलाइन में लेकिन। हाँ। तो बात यही है कि क्योंकि वहाँ पे टीचर जो थे अपने सीपी लाइव पे वो भी काफ़ी बढ़िया थे। हर हम्म। चीज़ अपन को नोट्स में मिल जाती थी, टेस्ट भी अरेंज थे। इस वजह से मेरे को काफ़ी मतलब ऑनलाइन अच्छा लगने लग गया हम्म। और आपसे भी बात होने लग गई, तो वो और हम्म। एक मोटिवेटिंग फैक्टर था। हम्म। तो ऑनलाइन इन कंपैरिजन टू अगर अपन स्टडी देखें तो एक सेल्फ डिसिप्लिन बच्चे के लिए ऑनलाइन अच्छा है ऑफलाइन हम्म। से, क्योंकि हम्म। आने जाने का टाइम और काफ़ी सारी चीज़ें बच जाती है उसके अंदर। हम्म। लेकिन अगर आप में सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है, तो हम्म। फिर ऑनलाइन में आपको आगे से कोई आके ऐसे नहीं बोलेगा कि आप आओ और पढ़ो और ये चीज़ करो। हम्म। बस वो चीज़ की कमी हो जाती है ऑनलाइन में, बाकी सारी लेकिन चीज़ें विभाज्य में एक बात बोलूंगा, अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है तो आपके लिए तो सब एक सा ही है फिर। अगर हाँ आप खुद सर। को कंट्रोल नहीं कर सकते तो फिर तो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। डिसिप्लिन होना तो बहुत जरूरी है, इजंट इट? यस सर, यस सर। यस सर, बिल्कुल क्योंकि डिसिप्लिन तो ज़रूरी है। हाँ, मतलब सेल्फ डिसिप्लिन आपके अंदर है तो आप मतलब बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो। और डिस्ट्रैक्शन तो सभी जगह पर होते हैं, ऑफलाइन में भी होते हैं, ऑनलाइन में भी होते हैं। हाँ, ऑनलाइन में डिस्ट्रैक्शंस के आपके पास ऑप्शंस बढ़ जाते हैं, लेकिन अगर यस आप सर, सेल्फ यस। डिसिप्लिन है तो आप बहुत अच्छे से उसको काबू कर लेते हैं। राइट। तो यस सर। तुम्हें तुम्हें डिस्ट्रैक्शन से तुमने खुद को कैसे बचाया? ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो बच्चे रेगुलरली पूछते हैं। डिस्ट्रैक्शन सर, अगर ऐसा हो कि आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा, कोई क्वेश्चन नहीं बना, आपने 10-15 मिनट 20 मिनट का ब्रेक ले लिया और हम्म। फिर आप वापस पढ़ाई पे आ गए, तो वो चीज़ हम्म। ठीक है। लेकिन हम्म। अगर आप कोई ऐसी चीज़ कर रहे हो जिसके बाद करने के बाद आपको पढ़ाई में और ज़्यादा मन नहीं लग रहा, तो हम्म। वो चीज़ गलत है। कि कोई हम्म। वेब सीरीज़ आप देखने बैठ गए, तो उसमें होता ये है कि आपको एक एपिसोड देखने के बाद दूसरे के लिए हम्म। इच्छा जागती है, वो होते ही बिल्कुल अरेंज सही बात ऐसे है। है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो वो चीज़ें अपन को नहीं करनी चाहिए। इससे हम्म। बढ़िया है कि अपन अपने किसी फ्रेंड से बात कर ले थोड़ी देर के लिए, और हम्म। पॉजिटिव फ्रेंड जो आपको मोटिवेट करते हो, डिमोटिवेट वाले नहीं। हम्म। या फिर अपने फ्रेंड से बात फैमिली से कर लो। और सबसे बढ़िया बात, तो अगर आप डिमोटिवेट कभी होते हो तो आप अपने टीचर से बात करो। हम्म। जैसे मैं आपसे सर बात करता था जब मैं डिमोटिवेट होता था, कई बार मैंने किया, आपने मोटिवेट भी किया है। एक हम्म। मेरे जयपुर के सर थे आलोक सर, वो भी काफ़ी मोटिवेट मेरे को करते थे। हम्म। तो ये चीज़ आपके मतलब है कि आप जब डिमोटिवेट हो तो ये चीज़ें करो हम्म। जिससे आपका पढ़ने का मन और करे। तो बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अगर डिस्ट्रैक्शन से बचना चाहते हैं तो आपको अगर ब्रेक भी लेना है तो एटलीस्ट वो काम मत करिए जो आपको वापस डिस्ट्रैक्शन की तरफ लेकर जाता है ना। कुल मिलाकर ये बात विभांशु ने अभी हमें समझाई। तो यस सर। तुमने जो ई करियर पॉइंट ऐप पर अपनी पढ़ाई की है और ऑनलाइन पढ़ाई की है, तो वो मतलब ऐप कैसे लगी तुम्हें? वो मतलब उससे उसने तुम्हें डिस्ट्रैक्शन से दूर करने के में पूरा सपोर्ट किया और किस तरह से तुमने अपने आप को मतलब जो सपोर्ट जो जो पूरा एक इकोसिस्टम होता है ना ऐप का, हम्म। किसी भी मतलब पढ़ाई का, प्रिपरेशन का या कोचिंग का, वो तुम्हें कैसा लगा उसमें ऐप में? सर ऐप ने मेरे को काफ़ी सपोर्ट किया। एक तो
डिस्ट्रैक्शन तो हर चीज़ हट जाती है, ऐप पे ऐसा कुछ है ही नहीं जिससे आप डिस्ट्रैक्ट हो सको। आप फ्रंट पेज पे भी जाओगे तो वो भी आपको पीसीएम के क्वेश्चंस ही मिलेंगे जिनको आपको सॉल्व हाँ करने में अच्छा ही महसूस होगा। फिर हाँ आप अपने कोर्स पे जाओगे तो वहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल है। आप हाँ। पुराने लेक्चर्स देख सकते हो, आपके पास सारे नोट्स है, हम्म, आपके पास टेस्ट है, तो हम्म, और उसके अंदर जिन-जिन ने दिए उन सब की रैंकिंग है, तो हर चीज़ एक ही ऐप के अंदर आपको मिल गई। तो हम्म, ऐसे तो करियर पॉइंट का ये ऐप बहुत मतलब शानदार था ऑनलाइन उसके हिसाब से। हम्म, यूट्यूब के कंपैरिजन में बहुत अच्छा था क्योंकि यूट्यूब पे काफ़ी डिस्ट्रैक्शंस होते हैं और उसमें आपके ऐप ने नोटिफिकेशन ऑफ करके एक ऐप को ऑन रख सकते हो अपनी स्क्रीन पे, बिल्कुल तो वो सही। चीज़ काफ़ी बढ़िया थी। हम्म। चलो, तुमने टेस्ट की बात करी, तो टेस्ट देने के लिए क्या स्ट्रैटेजी तुमने फॉलो की और किस सीक्वेंस में या किस ऑर्डर में तुम टेस्ट दिया करते थे? मुझे याद है कि एग्जाम से मतलब कुछ दिनों पहले जब रिवीजन चल रहा था, तब तुम्हारी एक बेसिक प्रॉब्लम थी, तुम मतलब एक लेवल पर अटके हुए थे और उस लेवल को ब्रीच नहीं कर पा रहे थे। तब भी हमारा डिस्कशन हुआ था, मैंने तुम्हें बताया था कि इस तरीके से काम करो और तुमने फिर उसके बाद फर्दर इंप्रूवमेंट भी दिखाया, तो एक बड़ी अच्छी बात थी। तो ऐसी क्या थी? इसमें मैं दो क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। पहला क्वेश्चन तो ये है कि तुम टेस्ट देने की तुम्हारी स्ट्रैटेजी क्या थी, किस ऑर्डर में तुम पेपर अटेम्प्ट किया करते थे? और दूसरे जो बात मैं करना चाहता हूँ वो है एनालिसिस। जो तुम्हारा एनालिसिस का तरीका था वो बहुत अच्छा था। तुम मुझे अपना जो टेस्ट की रिपोर्ट दिया करते थे पूरे एनालिसिस के साथ देते थे कि सर मैंने इतना स्कोर किया, मैं इस पेपर में ये गलत किया, मैंने ये सही किया और ये क्वेश्चन मेरे इस तरह से रहा, और एक एक क्वेश्चन के साथ जो तुम एनालिसिस बनाकर देते थे वो मुझे बड़ा अच्छा लगता था और मुझे लगता था कि मैं तुम्हें गाइडेंस दे रहा हूँ, तो मतलब आई एम डूइंग समथिंग फ्रूटफुल, और तुम उस चीज को फॉलो भी करते थे। तो वो एनालिसिस का कितना इंपॉर्टेंट है, वो करना इंपॉर्टेंस है किसी भी स्टूडेंट की पढ़ाई में, और वो एनालिसिस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या उसको किस तरीके से करना चाहिए? ये दोनों क्वेश्चंस के आंसर टेस्ट से रिलेटेड है, वो जरूर। यस सर, एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम्म, अगर आपने पेपर दे दिया 3 घंटे का जेईई मेंस का या 6 घंटे का, तो अभी आपका आधा ही काम खत्म हुआ है। अभी आप बिल्कुल। सिर्फ ने प्रैक्टिस की है, अपनी स्किल्स नहीं सुधारी। वो हम्म, स्किल्स सुधरेगी आपके एनालिसिस करने से। तो हम्म, एनालिसिस ज़रूर करना चाहिए। और जैसे 3 घंटे का पेपर है जेईई मेंस का, तो उसके बाद में मैं 1 घंटे मिनिमम, ज़्यादा हम्म, भी हो जाता था मेरे को, इतना तो मैं उसको एनालिसिस के लिए देता ही था। जेईई हाँ एडवांस का पेपर है तो उसके अंदर आपके मार्क्स जेईई मेंस के कंपैरिजन में थोड़े कम आते हैं, तो हाँ। उसको आपको फिर बाकी का पूरा दिन दे देना पड़ता है 6 घंटे के अलावा एनालिसिस में, जिस हम्म, दिन आप वो दे रहे हो। हम्म, और एनालिसिस में आपको हर चीज़, मतलब जो क्वेश्चन आपसे नहीं हुए वो सारी चीज़ें आपको सॉल्व करनी होती है। हम्म, और उसके बाद अपने वीक टॉपिक्स को लिखना होता है कि कौन कौन से आपके चैप्टर्स, या उन चैप्टर्स में भी कौन से टॉपिक वीक है ये लिख दो तो और ही बढ़िया। बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से मैं करता था। स्ट्रैटेजी की अगर मैं बात करूँ तो जेईई मेंस और जेईई एडवांस दोनों में स्ट्रैटेजी मतलब काफ़ी डिफरेंट हो जाती है। बिल्कुल जेईई बिल्कुल। मेंस में मेरी स्ट्रैटेजी होती थी कि एक एक घंटे में डिवाइड करता था। ये मैं ऊपर से बता रहा हूँ कि मैं क्या चीज़ अपनाता था। एक हम्म, एक घंटे में मैं डिवाइड करता था। सबसे पहले मैं फिजिक्स उठाता था, फिर उसके बाद 45 मिनट में केमिस्ट्री, फिर 1 घंटे में मैथ्स, और लास्ट में जो 15 मिनट बचे हम्म, उनको मैं उसमें इन्वेस्ट करता था जहाँ से मेरे मार्क्स और अच्छे आ जाएँ। चाहे हम्म, से वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो। हम्म, ये मेरा जेईई मेंस में रहता था। हम्म, जेईई एडवांस में मेरा ये था कि जैसे 3 घंटे का पेपर है तो उसको मैं 6 पार्ट्स में डिवाइड करूँगा, हम्म, आधे-आधे घंटे के। हम्म, शुरू के आधे घंटे में मैंने फिजिक्स उठाऊँगा और उसके हम्म, अंदर मैं अपना टारगेट बनाऊँगा कि 5 से 6 क्वेश्चन लगा दूँ। 18 से 20 क्वेश्चन आते हैं जनरली, उनमें से कोई से भी 5 से 6 या फिर ज़्यादा लगा दूँ क्वेश्चन। अब हम्म, उसके अंदर ये होता था कि मैं ईज़ी-ईज़ी ढूँढने में अपना वो स्किल डेवलप हो जाती थी कि आप ईज़ी क्वेश्चन हम्म, ढूँढ के कर पा रहे हो, बिल्कुल क्योंकि सही है। आपको 5 से ही करने हैं। हम्म, और फिर आधे घंटे में आप केमिस्ट्री करोगे, फिर आधे घंटे में मैथ्स करोगे। फिर बाकी के 1.5 घंटे में ऐसे ही आप ब्रेक करके करोगे, पर उसके अंदर आपके क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। तो आप ये 5-6 की क्वांटिटी को हो सकता है थोड़ा कम कर दो, टारगेट को अपने। तो इस तरीके से मेरा रहता था। और बाकी तो ये चीज़ मैंने मॉक टेस्ट दे के ही सुधारी थी। इनमें भी बिल्कुल मतलब सही। आप पहले दिन जाके डायरेक्ट वहाँ पे करोगे तो नहीं होगा। लास्ट वाले दिनों में तो तुमने, जब रिवीजन का पीरियड था, तब तो तुम्हारा पूरा फोकस टेस्ट ही टेस्ट पर रहता था और हर दूसरे या तीसरे दिन तुम टेस्ट देते रहते थे। बिल्कुल सर। लास्ट का जो 1 महीना जेईई एडवांस से पहले, वो हम्म, मेरा मेनली टेस्ट और उसके एनालिसिस में ही गया था। क्योंकि उस वक़्त आप कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं उखाड़ सकते, कोई बहुत सारे चैप्टर आपने कवर कर लिए, ये सारी चीज़ें। तो हम्म, उसमें मैं हर 2 दिन में ये कवर करता था कि 2 दिन में मैं एक 6 घंटे का टेस्ट दे दूँ फुल साइज़ का, या हम्म, फिर 3-3 घंटे का रोज़, और हम्म, उसका एनालिसिस अपना कंप्लीट रखूँ। हम्म, ये मेरा टारगेट रहता था। और ये सब करने में वैसे काफ़ी टाइम चला जाता था। फिर कोई टाइम बचता था तो मैं अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस या बाकी चीज़ों में देता था।
लास्ट का 1 महीना मेरा इसमें ही गया है, मॉक टेस्ट में। बहुत बढ़िया। तुमने 12th भी इसी साल दिया। बच्चों, मैं आपको एक और खास बात बता दूं, विभांशु ने आरबीएससी राजस्थान बोर्ड से 12th किया है और 97.8% विभांशु के 12th में आए हैं। तुमने मतलब दोनों में कैसे आपस में कोऑर्डिनेशन करने की कोशिश की, वो एक बार बताओ। देखो, अगर आप जेई जैसे बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपकी जो बोर्ड की तैयारी है वो तो साइड बाय साइड अपने आप हो रही है। तो एक्चुअली मैंने जो मेरे माइंड में सेट कर रखा था, हालांकि वो हुआ नहीं क्योंकि बोर्ड ही कैंसिल हो गए, पर मैंने जो अपने माइंड में सेट कर रखा था कि मेरे को 1 से 1.5 महीना बोर्ड्स के लिए देना है। जिस दिन बोर्ड्स की डेट आ जाएगी कि आज से 15 दिन या 20 दिन बाद आपके बोर्ड्स है, उस वक्त मैं अपनी जेई की उसको ब्रेक लगाऊंगा और उसके बाद में उसको बोर्ड्स की तैयारी शुरू कर दूंगा। फिर वो 1 महीना तक खींचेगी और फिर मैं वापस जेई पे आ जाऊंगा, ऐसा मेरा था। और बाकी जो साल भर पढ़ाई करने की बात है तो उस पर मेरा फोकस जेई था कम्प्लीटली। और जो स्कूल के एग्जाम होते थे उनमें मैं पढ़ता था कुछ दिन पहले से, लेकिन जो मेरा फोकस था पूरे साल वो जेई था। और फिर लास्ट में बोर्ड कैंसिल ही हो गया तो वो जो 1 डेढ़ महीने का मैंने सोच रखा था वो भी मैंने जेई में इन्वेस्ट कर दिया। तो इस तरीके से बोर्ड में अगर आप जेई में अच्छे से पढ़ रहे हो, आपकी कोचिंग की हर चीज़ कर रहे हो, फॉलो सर को फॉलो करते हो, तो फिर शायद बोर्ड के लिए इतना टेंशन होने की ज़रूरत नहीं है। आप उसके लिए टाइम आपको लगेगा 1 डेढ़ महीने का, आप अच्छे से तैयारी करोगे तो उसमें आपकी अच्छी परसेंटेज आ जाएगी। चलो, तुमने अभी अभी कोचिंग के बारे में बात करी तो इसी पर एक सवाल पूछता हूँ कि प्रिपरेशन में कोचिंग इंस्टीट्यूट का या मेंटर का कितना बड़ा रोल होता है। तुम्हें मेंटरिंग करके मुझे बड़ा अच्छा लगा। जब बच्चे सेलेक्ट होते हैं तो मेंटर को बड़ी खुशी होती है, ये डेफिनेटली बच्चों को तो होती है, पर मेंटर को भी बहुत खुशी होती है। पर मुझे अब ये बताओ, मुझे क्या मतलब, हमारे स्टूडेंट्स को बताओ कि कोचिंग इंस्टीट्यूट का या मेंटर का क्या रोल होता है प्रिपरेशन के दौरान। कोचिंग इंस्टीट्यूट का वैसे काफ़ी बड़ा रोल होता है और उसमें भी मेन जो चीज़ होती है वो होते हैं मेंटर्स। अगर आपके मेंटर्स अच्छे हैं, आपको पर्सनली गाइड कर देते हैं, तो उससे बढ़िया तो कोई चीज़ है ही नहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट में। जैसे मैं सीपी की बात बताऊं तो इसके अंदर मेरे को काफ़ी बढ़िया टीचर्स मिलते हैं। वो टीचर्स जिनको अगर मैं ऐसे बोलूं कि सर मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो वो मेरे लिए पर्सनली क्लास लगा देंगे, चाहे से मैं अकेला ही उसके अंदर आ रहा हूँ। तो ऐसे टीचर्स अगर आपको कहीं पे मिलते हैं तो वो उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। पर और जैसे मैंने बताया, जब भी मैं डिमोटिवेट होता था तो मैं शैलेंद्र सर को या अपने किसी क्लोज जो टीचर है उनको फ़ोन करता था और वो मेरे को मोटिवेट करते थे। इससे ज़्यादा बड़ी बात कहीं पे है नहीं। और मैं कहता हूँ कि मेरी जो आई है जेई में रैंक या जितनी मेहनत मैं कर पाया हूँ इन 2 डेढ़ साल के पीरियड में, वो से केवल टीचर के मोटिवेशंस की वजह से होती है। आपको टीचर प्लस फैमिली, फैमिली का एक और रोल होता है, पर जैसे सर ने पूछा तो अभी कोचिंग के हिसाब से टीचर्स का सबसे मेन रोल है। तो आप कहीं पे भी एनरोल हो तो आप उनके जो टीचर्स है उनको जरूर कंसिडर करो सबसे मेन। चलो, ठीक है। अच्छा, तुमने मतलब और स्टडी मटेरियल का क्या रोल होता है? स्टडी मटेरियल को तुमने कितना सिंसियरली लिया? क्वेश्चंस करने के दौरान तुम कितना फोकस रखते थे स्टडी मटेरियल पर? क्या कोशिश करते थे कि स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस कर लिए जाएं, पूरी तरह से कर लिए जाएं? हाँ सर, बिल्कुल। मेरा सबसे पहला फोकस एक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद या चैप्टर चलने के दौरान यही रहता था कि मैं अपने सीपी के जो सारे मॉड्यूल्स हैं उनके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन से लेके उसके लास्ट क्वेश्चन तक उस चैप्टर के सारे निपटाऊं, उसके बाद कहीं और जाके जंप करूं। बिल्कुल सही। केमिस्ट्री में हाँ मेरे को पहले एनसीईआरटी करनी पड़ती थी, फिर मैं उस पर आता था, पर फिजिक्स मैथ्स में ये रहता था मेरा। बहुत अच्छा और सवाल, बहुत अच्छा जवाब दिया तुमने। जब मैं उनको कंप्लीट कर ले, वैसे तो वो काफ़ी सारे हैं और काफ़ी बेहतरीन भी है, उनको भी आप कर लोगे तो आपका लेवल काफ़ी ऊपर चले जाएगा। पर फिर भी जब मेरे को टाइम मिल जाता था वो सारे कंप्लीट करने के बाद, तो फिर मैं आगे की बुक्स पे जंप करता था। पहले वो नहीं करता था, पहले मैं वो मॉड्यूल्स ही करता था, फिर जाके आगे की बुक्स पे जंप करता था। जैसे फिजिक्स में मैं इरोडोव करता था। तो मतलब जैसे बच्चों, आपने एक बात नोट करी है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो हमारा स्टडी मटेरियल है वो विभांशु पूरा करता था, करियर पॉइंट के पूरा पूरा मॉड्यूल सॉल्व करता था। ये बात मैं स्पेशली विभांशु के मुंह से कहलवाना चाहता था आपको, क्योंकि मैं तो आप लोगों से हमेशा बोलता हूं कि एक एक क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, केवल थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होगा, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। दो बातें बहुत लर्निंग की है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। पहली तो ये कि क्वेश्चंस रेगुलरली सॉल्व कीजिए, दूसरी टेस्ट रेगुलरली दीजिए। शायद ही कोई टेस्ट है, मुझे याद नहीं पड़ता कि विभांशु ने कोई टेस्ट छोड़ा है, बल्कि टेस्ट की तो इसकी पूरी भूख रहती थी कि सर मुझे और पेपर दे दो, मैं और पेपर करना चाहता हूँ, मैं और क्वेश्चंस करना चाहता हूँ। तो इसने पूरे मॉड्यूल सॉल्व किए हैं, पूरे पूरे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, राइट। उसके अलावा टेस्ट खूब दिए हैं। ओके। अब दूसरी एक और बात है,
जो अभी विमांशु ने बोला है रिगार्डिंग एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी का क्या रोल है और एनसीईआरटी की क्या इंपॉर्टेंस है, कितना कंट्रीब्यूट करती है एनसीईआरटी आपकी जेई प्रिपरेशन में? एनसीईआरटी वैसे बोर्ड्स के लिए बनाई गई है और वो सब्जेक्टिव टाइप चीज़ें आपको ज़्यादा अच्छे से सिखाती है। तो अगर आपको कोई चीज़ थ्योरी में पढ़ना है, जैसे अपने केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक की चीज़, तो वो तो आपका कंपलसरी है कि टीचर ने एक बार पढ़ा दिया, फिर भी आपको जाके एनसीईआरटी तो पढ़नी ही है, चाहे से आपने कहीं से भी पढ़ा हो। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, बाकी फिजिक्स और मैथ्स में आप उसकी थ्योरी रहने दे सकते हो, क्योंकि टीचर्स ऑलमोस्ट हर चीज़ आपको पढ़ा देते हैं। आपको फिर भी अगर बुक्स करनी है तो आप उसके बैक एक्सरसाइजेज या एग्जांपल्स करके पूरे कंप्लीट कर सकते हो। पर जैसा मैंने बताया कि आपने अगर मॉड्यूल कर लिया तो आपका लेवल काफ़ी अच्छा हो जाएगा, कि वो चीज़ फिर आपके लिए काफ़ी नीचे लेवल की लगेगी आपको, तो उसको आप एग्ज़ाम से पहले एक बार निपटा के फिर जा सकते हो। बाकी जेई की प्रिपरेशन में एनसीईआरटी का केमिस्ट्री को छोड़ के बाकी ज़्यादा रोल नहीं है। जेई एडवांस में तो फिजिक्स मैथ्स का तो मतलब काफ़ी कम रोल है एनसीईआरटी के प्रोस्पेक्टिव से। लेकिन फिर भी जो केमिस्ट्री है वो तो डेफिनेटली बहुत जरूरी है ही हाँ, सही, पर केमिस्ट्री तो फिजिक्स में भी जो समरी है वो बहुत जरूरी है, पॉइंट्स टू पॉन्डर एंड समरी जो आपको फिजिक्स में दिया हुआ होता है, वो करना चाहिए। वो मैं विभांशु को भी एडवाइस किया करता था कि हाँ फिजिक्स में ये चीज जरूर देखना। राइट, एनीवेज, अच्छा विभांशु, अभी जैसे रिवीजन के लिए तुमने क्या स्ट्रैटेजी बनाई, क्या तरीका फॉलो किया विभांशु? रिवीजन में जब हमारी कोर्स कंप्लीट हो गया था, उसके बाद में मैंने एक पेपर लिया, 2-3 लिए, उसके अंदर सारे मैंने अपने वो लिखे चैप्टर्स, कौन कौन से मेरे पास है, और जैसे जैसे वो चैप्टर्स होते गए, उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते गए, मैंने उनके आगे टिक लगाता गया। साइड बाय साइड मेरे मॉक टेस्ट भी चल रहे थे, और मैं मॉक टेस्ट की क्वांटिटी बढ़ाता गया धीरे धीरे। और इस तरीके से जब मेरे सारे कंप्लीट हो गए तो फिर मेरा सारा फोकस मॉक टेस्ट पे आ गया। ऐसे मैंने रिवीजन किया, और बाकी क्रैश कोर्स भी चला था, उसके अंदर भी मैंने काफ़ी क्लासेस ली, जो चीज़ मेरे को वीक लगता था मैं जाके वहाँ से पढ़ता था। बिल्कुल। चलिए विभांशु, एक और अब जाते जाते अगर कुछ एडवाइस तुम जो इस साल के जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं स्टूडेंट्स, या जो आने वाले दिनों में जेई में अपेयर होना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए देना चाहो तो क्या एडवाइस दोगे? एडवाइस मैं ये देना चाहता हूँ कि आपके पास जितना भी टाइम बचा है, 2 साल, 1.5 साल, 1 साल, या फिर 6 महीने, 8 महीने, उसके अंदर आप जितना बढ़िया तरीके से मेहनत कर सकते हो, वो करो। रिजल्ट के बारे में मत सोचो, क्योंकि आज मैं अपने रिजल्ट से ज़्यादा जो मेहनत करना मेरे को जेई ने सिखाया उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देता हूँ, क्योंकि हम्म, वो आपको पूरी लाइफ काम में आएगी। हम्म, तो आप मेहनत करना सीखो अपने सब्जेक्ट्स के ऊपर, और अपने टीचर से कांटेक्ट में रखो। और ये जो आपकी मेहनत है, ये अभी आपको मज़ा नहीं आता, मतलब अभी आपको उसका इंस्टेंट फल देखने के लिए नहीं मिलता, लेकिन इसका 10 गुना आउटपुट या 10 गुना रिजल्ट आपको तब देखने को मिल जाएगा जब आईआईटी में आप आओगे, क्योंकि आपको काफ़ी चीज़ें मिलेगी। तो इस बात की आप चिंता मत करो कि आपको मिलेगा नहीं मिलेगा, रैंक आएगी नहीं आएगी, आप सिर्फ अपनी मेहनत पे फोकस करो। चलिए, बहुत अच्छा विभांशु, बहुत अच्छा लगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप भी अगर कोई इस तरह का आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हम कोशिश करेंगे कि वो क्वेश्चन हमारे जो करियर पॉइंट के एक्सपर्ट्स हैं वो आंसर करें, या फिर जो हमारे एक्स स्टूडेंट्स हैं जैसे विभांशु है, उन तक हम इस क्वेश्चन को पहुंचाएंगे, और अगर संभव हुआ तो हम फिर से उन बच्चों को आपके साथ कनेक्ट करेंगे। विभांशु, करियर पॉइंट की पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। तुम बहुत आगे तरक्की करो, बहुत ऊपर जाओ, और जो तुम्हारे जूनियर्स हैं जो अभी पढ़ रहे हैं बच्चे, उनकी तरफ से भी हम तुम्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। सो थैंक यू थैंक सर। यू विमांशु। मुझे पता है थैंक कि यू अभी सर। तुम्हारे तुम्हारे पूरे शेड्यूल टाइट रहता है, और क्लासेस शुरू हो चुकी हैं तुम्हारे आईआईटीज में, और डेली असाइनमेंट्स तुम्हें मिल रहे होते हैं, असाइनमेंट सॉल्व कर रहे होते हो, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा लगा कि तुमने टाइम निकाल के और मेरे साथ कनेक्ट होकर जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनसे बातचीत की, उन्हें अपना मैसेजेस दिए। और तुम्हारी इस अचीवमेंट से जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो डेफिनेटली बहुत मोटिवेट होंगे, और तुम्हारी जो जर्नी रही करियर पॉइंट से आईआईटी में पहुंचने की, कंप्यूटर साइंस जैसी ब्रांच में पहुंचने की, उस जर्नी में तुम्हारा जो एक्सपीरियंस रहा और तुम्हारी जो लर्निंग रही, वो एक्सपीरियंसेस और वो लर्निंग के जो तुम्हारे स्टेप्स हैं, उनसे डेफिनेटली इन स्टूडेंट्स को बहुत बेनिफिट होगा। सो थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।